वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। हाय, मेरा नाम आलोक चौधरी है। मैं चौधरी इंडस्ट्रीज का मालिक हूँ। मेरे दो बेटे हैं, अमर और निखिल। अमर मेरा बड़ा बेटा है और निखिल मेरा छोटा बेटा। अमर एक डॉक्टर है और निखिल मेरा बिजनेस संभाल रहा है। दोनों शादी के लायक हो चुके हैं, लेकिन मैं उनके शादी करा नहीं पा रहा हूँ। अभी आप लोग मुझे ये पूछेंगे, भाई क्यों? जब आपके दोनों बेटे शादी के लायक बन चुके हैं, तब आप उनके लिए लड़की देखकर उनके शादी करा दीजिए। इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? और मैं कहूँगा कि प्रॉब्लम है। मेरा बेटा अमर शादी करने के लिए मान ही नहीं रहा है। जब भी मैं और मेरी बीबी उसके शादी की बात करते हैं, वो टाल ही देता है। कहता है कि पापा, मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे अपनी कैरियर में और भी आगे बढ़ना है। उसकी देखा देखी निखिल ये कर रहा है कि जब तक भैया की शादी नहीं हो जाता, तब तक मैं भी शादी नहीं करूंगा। अभी आप लोग बताइए कि मैं क्या करूं? अभी आप लोग भी पड़ गए ना मेरी तरह कश्मकश में। बेटे जवान है, उन्हें शादी के लिए फोर्स तो नहीं कर सकते। तो चलिए, आप भी मेरे साथ ये देखिए कि आगे क्या होगा। सुमित्रा, अमर और निखिल उठ गए? अमर उठकर हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो रहा है और निखिल, आज संडे है ना, इसलिए अभी तक सोया हुआ है। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग माँ। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। अरे अमर, 2 मिनट तो जरा बैठ यहाँ पर हमारे पास। तुझसे कुछ बात करनी है। पापा, मैं जानता हूँ आप दोनों को मुझसे क्या बात करनी है। आप मुझसे शादी की बात करना चाहते हैं ना? तू अगर जानता है तो शादी के लिए हाँ क्यों नहीं करता? मैं और तेरी माँ ये चाहते हैं कि तू शादी करके अपना घर बसा ले। तेरा दोस्त शिवा का भी 1 महीने पहले शादी हो चुका है। अब तू भी शादी कर ले, ताकि हम दोनों भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए तेरे शादी के बाद। माँ पापा, मुझे एक बात समझ भी नहीं आता कि हर हिंदुस्तानी माता पिता को लड़का और लड़की के जवान होते ही ये शादी की चिंता क्यों सताने लगती है। हमारे हिंदुस्तान में पॉपुलेशन की कोई कमी है क्या? नहीं ना, जमाना बदल गया है। हर लड़का हर लड़की के कुछ अपने सपने होते हैं। ऐसे मेरा भी एक सपना है। एक लड़की मेरे सपने में, मेरी ड्रीम गर्ल। मैं उसे आज तक नहीं मिला हूँ, लेकिन जब वो मेरे सामने आएगी मैं उसे पहचान लूंगा। और हाँ, जब तक वो मेरे सामने नहीं आती तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। मैं उसका इंतजार करूंगा। अरे यही बात है। तुम ये बात हमको पहले क्यों नहीं बताया? हम दोनों परेशान हो रहे थे। ऐसे एक बात कहूँ, तुम काफी रोमांटिक हो यार। आखिर बेटा किसका हूँ? अच्छा, तो मैं अब हॉस्पिटल जा रहा हूँ। शाम को मिलते हैं। बाय। ये क्या, आप अमर की बातों से सहमत हो गए? उसको अपनी पसंद की लड़की ढूंढने के लिए इजाजत भी दे दिए? पता नहीं वो कैसी लड़की ढूंढेगा। अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो? वो जो भी करेगा सब सही करेगा। आखिर वो बेटा किसका है? हम दोनों का ना। उस दिन अमर हॉस्पिटल में अपने केबिन में बैठा था। तब अचानक से एक लड़की ट्रीटमेंट के लिए अमर के पास आती है। जब अमर उस लड़की को देखता है तो उसे बस देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो लड़की दिखने में बहुत सुंदर थी। इसलिए अमर उसकी सुंदरता में कहीं खो गया था और उसे बस देखता ही जा रहा था। वो लड़की के साथ उसकी माँ भी आई हुई थी। सर, मेरी बेटी को 2 दिन से सर्दी और बुखार हुआ है। आप उसे देखकर उसकी इलाज कीजिए ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। उसके बाद अमर उस लड़की की ट्रीटमेंट करता है और कहता है, देखिए मौसी, ये मैं कुछ मेडिसिन लिख दिया हूँ। आप उन्हें सुबह शाम 2 बार खाने के दीजिए। और यहाँ पे कुछ टेस्ट करवाने के लिए भी लिखा है। आप उनकी एक टेस्ट करवा दीजिए। रिपोर्ट आने के बाद मैं कुछ कह पाऊंगा इन्हें क्या हुआ है। तब तक आप इन्हें ये मेडिसिन खाने को दीजिए। ठीक है बेटा। उसके बाद वो दोनों चले जाते हैं। वो लड़की हॉस्पिटल से चली गई थी, लेकिन अमर उस लड़की को देखने के बाद उसका दिल बार बार उससे मिलने को कह रहा था। अरे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे इस लड़की से प्यार हो गया है? वो वही लड़की है
जो मेरी सपने में हमेशा आती है। हाँ, वो वही है। मुझे उसके बारे में पता लगाना होगा। ऐसे कहकर अमर रिसेप्शन में जाकर पेशेंट की रिकॉर्ड लिस्ट चेक करता है। उस रिकॉर्ड में उस लड़की की नाम और फोन नंबर लिखा था। उस लड़की का नाम रागिनी था। अमर रिकॉर्ड लिस्ट से रागिनी की फोन नंबर लेता है और अपने घर चला जाता है, क्योंकि अमर का मन हॉस्पिटल में अब लग ही नहीं रहा था। जब वो घर पहुंचा, उसे देखकर सुमित्रा बोली, अमर, आज हॉस्पिटल से इतनी जल्दी आ गया बेटा? सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। बस थोड़ा सर दर्द हो रहा था। थोड़ा सा आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। अच्छा ठीक है, तू जा आराम कर। मैं तेरे लिए अदरक वाली चाय लेकर आती हूँ। उसे पीने से तेरा सर दर्द यूं ही गायब हो जाएगा। ठीक है माँ, आपकी जैसी मर्जी। उसके बाद अमर अपने रूम में चला जाता है। वो बेड पर सोकर रागिनी के बारे में सोच रहा था। क्या करूं? रागिनी को कॉल करूं? कॉल करना क्या ठीक होगा? जब प्यार किया है तब तो कोशिश करना ही पड़ेगा। ऐसे सोचकर अमर शाम की समय पर उस नंबर पर कॉल करता है, लेकिन वो नंबर रागिनी नहीं, कोई और उठाता है। वो रागिनी की पड़ोसी थे। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? मैं डॉक्टर अमर। रागिनी है क्या? रागिनी तो यहाँ नहीं है। मैं अब मार्केट में हूँ। घर जाने के बाद मैं आपको रागिनी के साथ बात करवा दूंगा। आप रागिनी के कौन है? मैं रागिनी की पड़ोसी हूँ। रागिनी और उसकी माँ बहुत गरीब है। जब भी उनको कुछ जरूरत होती है तो वो मेरी फोन नंबर सबको देते हैं और सब मेरे फोन को कॉल करके उनसे बात करते हैं। अच्छा ठीक है। क्या आप मुझे रागिनी के घर की एड्रेस दे सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप लिखिए, मैं बोलती हूँ। उसके बाद अमर रागिनी की घर की एड्रेस नोट करता है। रागिनी की पड़ोसी से बात करके अमर को ये पता चलता है कि रागिनी बहुत गरीब है। अब मेरे पास रागिनी के घर की एड्रेस है। बस उसे मिलने की देर है। आज तो रात हो चुका है, इसलिए कल सुबह उससे मिलने जाना ठीक होगा। उसके अगले दिन सुबह अमर रागिनी को मिलने उस एड्रेस पे पहुंचता है। कुछ दूर पर कार पार्क करके वो चलते चलते उसके घर पर पहुंचता है। उसका घर एक कुड़िया घर था। अमर घर के अंदर जाकर देखता है कि रागिनी एक पलंग में लेटी है। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अब बीमार है। जब रागिनी अमर को अचानक से देखी तो वो घबराकर पलंग से उठकर खड़ी हो गई और पूछने लगी, सर, आप यहाँ कैसे आना हुआ? अरे कुछ नहीं, मैं बस इस रास्ते से गुजर रहा था तो सोचा कि मैं तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछ लूं। तुम यहाँ अकेले हो? तुम्हारे माँ कहाँ गई? यही पास में एक कंपनी है। माँ वहाँ पर मजदूरी का काम करती है। आज भी वो वहाँ पर गई हुई है। और तुम क्या करती हो? यहाँ पे आगे वाली गली में एक प्राइमरी स्कूल है। वहाँ पे मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। तबीयत खराब होने के कारण अब कुछ दिनों से मैं स्कूल नहीं जा पा रही हूँ। सर, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। रागिनी के कहने पर अमर बेड के ऊपर बैठ जाता है। तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ के अलावा और कौन कौन रहते हैं? हमारे घर में मैं और मेरी माँ ही सिर्फ रहते हैं। जब मैं 8 साल की थी तब मेरी पापा की रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। बड़ी मुश्किल से मेरी माँ मुझे पाल पोस कर बड़ा किए है। रागिनी, क्या तुम अभी तुम्हारे माँ को बुला सकती हो? मुझे उनसे कुछ बात करनी है। ये बात सुनकर रागिनी थोड़ी सी चिंता में पड़ जाती है, क्योंकि कल उसने अपनी ब्लड सैंपल टेस्ट के लिए दी थी, इसलिए वो डर रही थी। कहीं मुझे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई है जिसकी वजह से डॉक्टर सर यहाँ मेरे घर आए हुए हैं और माँ को भी बुलाने के लिए बोल रहे हैं। सर, मेरी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है क्या? रिपोर्ट में सब कुछ ठीक तो है ना? मेरी मतलब मुझे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई है ना? अरे ऐसी कोई बात नहीं है रागिनी। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, इसलिए डरो मत। अगर सब कुछ ठीक है तो आप यहाँ क्यों आए हैं सर? और मेरी माँ को क्यों बुलाना चाहते हैं? रागिनी, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। क्या तुम उन्हें बुला सकती हो? ठीक है, मैं अभी किसी को भेजती हूँ माँ को बुलाने के लिए। उसके बाद रागिनी वहाँ से चली जाती है।
और बाहर एक बच्चे को भेजती है उसकी माँ को बुलाने के लिए। उसके बाद रागिनी घर आकर अमर को चाय बना कर देती है। चाय पीने के बाद अमर रागिनी को बोलता है, रागिनी, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। कहीं तुम वो बात सुनकर बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं सर, आप बोलिए, आपको जो भी बोलना है, मैं बुरा नहीं मानूंगी। रागिनी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर रागिनी हैरान हो जाती है और बोलती है, सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप होश में तो है? कहीं आप मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे हैं? रागिनी, मैं तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं पूरे होश में हूँ। मैं जब से तुमको हॉस्पिटल में पहली बार देखा हूँ, तब से मेरा दिलो दिमाग में बस तुम हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ रागिनी, और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये कैसे मुमकिन हो सकता है सर? आप एक डॉक्टर हो, आप एक अमीर परिवार से हो, आपकी स्टेटस हमारी स्टेटस से बहुत ऊंचे हैं। अगर हमारी शादी हो जाती है तब भी लोग आपको मजाक उड़ाएंगे। तुम लोगों के बारे में क्यों सोच रहे हो? उनका काम है दूसरे के बारे में बोलना, और वो बोलेंगे। रागिनी, अगर तुम कुछ समय लेना चाहते हो तो ले सकती हो। मैं तुम्हें कल एक दिन का समय दे रहा हूँ। तुम्हारा हाँ या ना तुम मुझे कल हॉस्पिटल आकर बोल सकती हो। ऐसे भी कल तुम्हारी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आने वाला है, इसलिए तुम्हें कल हॉस्पिटल तो आना ही होगा। तब तुम अपनी दिल की बात मुझे बता सकती हो। मैं इस बारे में बात करने के लिए तुम्हारी माँ से मिलना चाहता था, लेकिन काफी लेट हो गया है। वो अभी तक नहीं आए हैं। मेरा हॉस्पिटल जाने का समय हो गया है, इसलिए जो भी मैंने तुम्हें कहा तुम उन्हें सब कुछ बता देना। मैं अब चलता हूँ, मुझे तुम्हारी फैसला का इंतजार रहेगा। इतना कहकर अमर वहाँ से चला जाता है। अमर की बातें सुनकर रागिनी उलझन में पड़ जाती है। तब रागिनी की माँ घर पहुँचती है और बोलती है, रागिनी, डॉक्टर सर आए थे ना? कहाँ गए? वो हमारे घर क्यों आए थे और मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? और तू इतनी चुपचाप और गुमसुम सी क्यों बैठी है बेटा? अपनी माँ की बातें सुनकर रागिनी उन्हें सब कुछ बोलती है। रागिनी की बातें सुनकर उसकी माँ हैरान हो जाती है। ये तू क्या कह रही है रागिनी? अमर सर इतने बड़े घर के लड़के होकर और एक डॉक्टर होकर तुझसे शादी करना चाहते हैं? ये कैसे संभव हो सकता है? इतनी बड़े घर में रिश्ता जोड़ने के लिए हमारा इतना हैसियत नहीं है बेटा, और ना ही मेरे पास इतना पैसा है कि मैं तुझे दहेज में कुछ दे पाऊं। हम उन्हें कुछ नहीं दे पाएंगे बेटा, कुछ नहीं। ये बात सोच सोच कर रागिनी और उसकी माँ को रात भर नींद नहीं आती है। सुबह उठकर वो दोनों फैसला करते हैं और हॉस्पिटल जाने के लिए निकल पड़ते हैं। उधर अमर बेसब्री से रागिनी का इंतजार कर रहा था कि कब रागिनी आएगी और उसकी फैसला क्या होगी। कुछ समय के बाद रागिनी और उसकी माँ हॉस्पिटल की केबिन में पहुंचते हैं और रागिनी की माँ बोलती है, अमर सर, आप इतने बड़े घर से हो और हम बहुत गरीब हैं। अगर आप मेरी रागिनी से शादी करना चाहते हैं तो आप अपनी माँ और पापा को साथ में लेकर विवाह का प्रस्ताव लेकर आना होगा हमारे घर। उसके बाद ही आप रागिनी से शादी कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो आज ही माँ और पापा से इस बारे में बात करूंगा। मैं जानता हूँ कि वो दोनों कभी भी शादी के लिए मना नहीं करेंगे। मैं बहुत जल्दी मेरी माँ और पापा के साथ शादी का प्रस्ताव लेकर आऊंगा। और ये रही रागिनी की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, सब कुछ नॉर्मल है, डरने की कोई बात नहीं है। उसके बाद रागिनी और उसकी माँ वहाँ से चले जाते हैं। रात होने के बाद अमर घर पहुँचता है और उसकी माँ पापा के कमरे में जाता है। अरे अमर, तुम यहाँ? कुछ काम था क्या बेटा? पापा, मुझे आप दोनों से कुछ कहना है। हाँ बोलो। पापा, मुझे एक लड़की पसंद आई है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। चलो, अच्छा हुआ, तुमने हमारे टेंशन ही दूर कर दिया। ऐसे वो लड़की कौन है और वो कहाँ रहती है और तुमने उसे कब मिला? पापा, उस लड़की का नाम रागिनी है। वो उसकी माँ के साथ 2 दिन पहले हॉस्पिटल में आई थी इलाज करवाने के लिए। उसको देखकर पहली नजर में ही मुझे उससे प्यार हो गया, इसलिए मैं उसके बारे में जानने के लिए उसके घर भी गया था। पापा, रागिनी बहुत गरीब घर की लड़की है। वो एक कुटिया में रहती है। उसका उसकी माँ के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है।
जब मैं शादी के बारे में उसके माँ से बात की तो उन्होंने कहा कि जब मैं आप दोनों को लेकर उनके घर में शादी का प्रस्ताव लेकर आऊंगा तभी जाकर वो रागिनी और मेरे शादी के लिए हाँ करेंगे। इसलिए आप दोनों को मेरे साथ उनके घर शादी का प्रस्ताव लेकर जाना होगा। ये बात सुनकर सुमित्रा बोली, अमर, तू उस लड़की को भूल जा। उसके साथ तेरी शादी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वो लड़की तेरी लायक ही नहीं है और ना ही इस घर की बहू बनने के लिए योग्य है। इसलिए मैं इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हूँ। वो लड़की मेरी घर की बहू कभी नहीं बन सकती। माँ, मैं रागिनी को बहुत प्यार करता हूँ। वो मेरी ड्रीम गर्ल है। अगर मैं शादी करूंगा तो रागिनी से ही करूंगा, वरना किसी से नहीं करूंगा। अमर, तू तो नाराज हो गया बेटा। अगर तू उस लड़की से शादी करना चाहता है तो कर सकता है। ये आप क्या कह रहे हैं? किसी को भी सड़क से उठाकर अपनी घर की बहू बनाना चाहते हैं? अमर तो नादान है, लेकिन आप तो समझदार हैं। आप इसे समझाना चाहिए, लेकिन आप उसकी साइड ले रहे हैं। सुमित्रा, मैं किसका साइड नहीं ले रहा हूँ। वो लड़की हमारे अमर की पसंद है और मुझे अमर की पसंद पर भरोसा है। और रही उसकी गरीबी का, शादी के बाद तो हमारी घर की बहू बन जाएगी, तो वो गरीब कहाँ रहेगी? तब तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट आलोक चौधरी की बहू बन जाएगी। इसलिए सुमित्रा, तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो और अमर की खुशी के लिए रागिनी को अपनी घर की बहू बनाने के लिए स्वीकृति दे दो। मैं अमर और रागिनी के रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं कर सकती। अगर आप मेरी इच्छा के विरुद्ध जाकर इन दोनों की शादी कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं, लेकिन उसमें मेरी स्वीकृति नहीं रहेगी। ऐसे कहकर सुमित्रा वहाँ से चली जाती है। दुखी मत हो अमर, मैं तुम्हारी माँ को समझाऊंगा और मेरा मन कहता है कि सुमित्रा तुम्हारी और रागिनी की शादी के लिए मान जाएगी। पापा, अगर माँ शादी के लिए नहीं मानेंगे तो चिंता मत कर, मैं सुमित्रा को शादी के लिए जरूर राजी कराऊंगा। तू अब जा, आराम कर, हम इस बारे में कल बात करेंगे। जी पापा। सुमित्रा गुस्से में आकर छत में बैठी थी। तब आलोक वहाँ पर आते हैं। सुमित्रा, मैं पूरी घर में देख आया और तुम यहाँ बैठी हो, क्या हुआ? तुम कुछ बोल नहीं रही हो, अब तक नाराज हो क्या? मेरी नाराज होने से आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो अमर की बातों में आकर एक सड़क छाप लड़की को उठाकर अपनी घर की बहू बनाना चाहते हैं। अगर वो लड़की हमारे घर की बहू बनकर आएगी तो लोग हमारे मजाक उड़ाएंगे। ये आप नहीं सोच रहे हैं? सब हम पर छी छी करेंगे। लोगों को जो भी कहना है कहने दो, लेकिन हमें तो हमारे बेटे की खुशी के बारे में सोचना होगा ना। अमर की खुशी रागिनी है, इसलिए तुम प्लीज उन दोनों के शादी के लिए हाँ कर दो। अगर तुम शादी के लिए राजी नहीं होगी तो अमर तुम्हारे खिलाफ जाकर रागिनी से कभी शादी नहीं करेगा, लेकिन वो अंदर ही अंदर टूट जाएगा और वो रागिनी के अलावा किसी और से शादी कभी नहीं करेगा। क्या हम माँ बाप होकर हमारे बेटे के खुशी के खातिर शादी के लिए हाँ नहीं कर सकते? प्लीज सुमित्रा, मान जाओ और शादी के लिए हाँ कर दो। आलोक के इतना समझाने पर सुमित्रा मान जाती है। वो अमर और रागिनी की शादी के लिए हाँ कर देती है। ये बात सुनकर आलोक खुश हो जाते हैं और दोनों अमर के कमरे में जाते हैं। अमर, सुमित्रा तुम्हारी और रागिनी की शादी के लिए हाँ कर दी है। हम कल ही शादी की प्रस्ताव लेकर रागिनी के घर जाएंगे। अब तो तू खुश है ना? ये बात सुनकर अमर का खुशी का ठिकाना नहीं रहता। थैंक यू पापा, थैंक यू माँ, मुझे समझने के लिए। उसके अगले दिन सुबह अमर अपने माँ पापा को साथ में लेकर रागिनी के घर विवाह प्रस्ताव के लिए जाता है। सर, मैडम, आप इतने बड़े घर के लोग होकर मेरी इस छोटी सी कुटिया में आए हैं और मेरी बेटी को बहू बनाने के लिए विवाह प्रस्ताव भी लेकर आए हैं। इससे बड़ी सौभाग्य की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है? लेकिन सर, मेरी पास रागिनी को देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं आपको कुछ भी दहेज नहीं दे पाऊंगी। हमें दहेज नहीं चाहिए, हमारे पास सब कुछ है। सिर्फ एक बेटी की कमी थी जो रागिनी शादी के बाद हमारे घर आकर पूरी कर देगी। इसलिए आप बेफिक्र होकर आपकी बेटी को हमारे घर भेज दीजिए और आप शादी के खर्चे के बारे में भी टेंशन मत लीजिए, वो सारे खर्चे भी हम करेंगे। आपकी बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका एहसान हम माँ बेटी कभी नहीं भूल पाएंगे। इसमें एहसान कैसा? रागिनी मेरे बेटे अमर की पसंद है, इस नाते हमारे रागिनी के प्रति कुछ फर्ज बनता है कि नहीं? और एक बात, आज से आप मुझे सर मत बुलाइए।
अभी तो हम आपके घर में रिश्ता जोड़ने वाले हैं, इसलिए आप हम दोनों को समधी और समदन कहकर बुलाइए। समधी समदन ये तो हमारे घर की नौकर बनने के भी लायक नहीं है। अमर की जिद की वजह से सिर्फ मुझे झुकना पड़ रहा है, वरना मैं इन माँ बेटी दोनों को उनका औकात दिखा देती। अच्छा, अब हमें जाने की इजाजत दीजिए। बहुत जल्दी पंडित जी से शादी के शुभ मुहूर्त निकालकर मैं आपको बता दूंगा। नमस्ते। उसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं। आलोक पंडित जी से एक अच्छी मुहूर्त निकालकर अमर और रागिनी की शादी करवा देते हैं। शादी में सब खुश थे, लेकिन सुमित्रा इस शादी से खुश नहीं थी। वो रागिनी को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसके बाद एक दिन सुमित्रा अपनी सहेलियों के साथ घर में किटी पार्टी रखी थी। तब रागिनी चाय नाश्ता लेकर वहाँ आती है। अरे सुमित्रा, तेरी बहू तो बहुत सुंदर है। कहाँ से ढूंढ कर लाई है इस चांद के टुकड़े को? ये बात सुनकर सुमित्रा गुस्सा हो जाती है और रागिनी को कहती है, रागिनी, तुम यहाँ से जाओ। जी माँ जी। क्या हुआ सुमित्रा, तुम अपनी बहू को यहाँ से क्यों जाने को बोली? कहीं तू ये तो नहीं सोच रही है कि तेरी बहू को हमारी नजर लग जाएगी, इसलिए तू उसे हमारी नजरों से छुपा रही है? इससे मान गई सुमित्रा, बहू तुम्हारी एकदम चांद का टुकड़ा है। ऐसे तेरी नजर में अगर रागिनी जैसी कोई और लड़की होगी तो मुझे बताना, मैं अपनी बेटे के लिए रिश्ता देख रही हूँ। तुझे रागिनी जैसी बहू चाहिए तो जा अपनी बेटे के लिए किसी सड़क छाप लड़की से रिश्ता करवा, वहां मिल जाएंगे तुझे सुंदर लड़की, एकदम से चांद का टुकड़ा। सुमित्रा, तू ये क्या कह रही है? क्या हुआ, तुझे बुरा लग गया? जरा मेरे बारे में तो सोच। मेरी बिना मर्जी से ये सड़क छाप लड़की मेरी घर की बहू बन गई और मैं चुपचाप देखती रही, कुछ कर नहीं पाई। तो क्या रागिनी? हाँ, तू ठीक सोच रही है। रागिनी एक सड़क छाप गरीब घर की लड़की है। अमर और आलोक की जिद की वजह से मुझे उसको अपनी घर की बहू बनाना पड़ा, वरना मैं रागिनी जैसी लड़की को अपनी घर की नौकरानी भी नहीं रखती। जब भी वो मेरे सामने गुजरती है तब उससे गरीबी की बदबू आती है, मैं सब सह नहीं पाती हूँ। आई एम सॉरी सुमित्रा, मुझे माफ कर दो। मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। चाहे मेरा बेटा सारी जिंदगी कुमारा क्यों ना रह जाए, लेकिन मैं किसी सड़क छाप लड़की को मेरी घर की बहू कभी नहीं बनाऊंगी। सुमित्रा और उसकी सहेलियों की बातें सुनकर रागिनी बहुत दुखी होती है और अपने कमरे में चली जाती है। माँ जी मुझे पसंद नहीं करती है। मुझे अमर और बाबूजी की खातिर बहू बनाकर इस घर में लाए हैं। मैं ऐसा क्या करूं जैसे कि मैं उनका दिल जीत पाऊं और वो मुझे दिल से अपना ले? क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रही है। उतने में अमर वहाँ आता है। क्या हुआ रागिनी, तुम इतनी चुपचाप से क्यों बैठी हो? किसने तुम्हें कुछ कहा क्या? अरे नहीं अमर जी, मुझे कोई कुछ भी नहीं कहा है, मैं बस ऐसे ही बैठी थी। अमर जी, हमारी शादी को 1 महीना हो चुका है, लेकिन मैं घर की किसी भी सदस्य की पसंद नापसंद के बारे में कुछ भी नहीं जानती। इसलिए मैं सोच रही थी कि आप मुझे सबकी खाने पीने की पसंद के बारे में बताओ, ताकि कल सुबह ब्रेकफास्ट में मैं सबकी पसंद की खाना बना पाऊँ, खास करके मम्मी जी का। क्यों, माँ को इम्प्रेस करने का इरादा है क्या तुम्हारा? ऐसी कोई बात नहीं है अमर जी, मैं बस चाहती हूँ कि माँ जी मुझे दिल से अपनाए। वो मेरे बारे में जो भी सोचते हैं वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं अब ये जान चुकी हूँ कि माँ जी ये कभी नहीं चाहती थी कि मैं इस घर की बहू बन पाऊँ। ये बात तुम कैसे जान पाई? माँ ने तुम्हें कुछ कहा क्या? नहीं, माँ जी ने मुझे कुछ नहीं कहा। अमर जी, आप बस ये समझ लीजिए कि जो सच है वो मेरे सामने आ गया। मैं नहीं चाहती कि माँ जी के मन में मुझे लेकर कोई नाराजगी हो, मन मुटावट हो, इसलिए मैं किसी भी हाल में माँ जी को खुश करना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगता है तुम वो करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद अमर रागिनी को सबकी पसंद और नापसंद के बारे में बताता है।
खास करके सुमित्रा के। और एक बात तो मैं कहना भूल गई रागिनी, माँ को केसर वाली दूध बहुत पसंद है। अगर सुबह सुबह उनको केसर वाली दूध मिल जाए तो उनका पूरा दिन अच्छे से जाता है। अच्छा हुआ अमर जी, आपने मुझे बता दिया। मैं कल माँ जी को सुबह की चाय के बदले केसर वाली दूध पीने को दूंगी। माँ जी बहुत खुश हो जाएंगी। उसके अगले दिन रागिनी केसर वाली दूध बनाकर छत पर जाती है और सुमित्रा को बोलती है, माँ जी, ये लीजिए आपकी केसर वाली दूध। आपको ये बहुत पसंद है ना? तुम क्यों लेकर आई हो? शीला कहाँ गई? शीला बनाने वाली थी, लेकिन मैंने उसे मना किया और मैं केसर वाली दूध बनाकर ले आई। देखो रागिनी, मेरी काम करने के लिए मैंने सीमा को रखा है, इसलिए उसको उसका काम करने दो और तुम तुम्हारा काम करो। मुझे क्या खाना है और क्या नहीं वो सीमा बना कर देगी, तुम नहीं। माँ जी, मैं जानती हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं करते, आप मुझसे नाराज हैं। आप नहीं चाहती थी कि मैं आपके घर की बहू बनूं। अच्छा, तो तुम्हें सब कुछ पता चल गया। चलो अच्छा हुआ, मुझे अब तुमसे कुछ छुपाना नहीं पड़ेगा। माँ जी, अब तो अमर जी से मेरी शादी हो चुकी है और मैं आपकी बहू भी बन चुकी हूँ। क्या आप अपनी नाराजगी अब दूर नहीं कर सकते? क्या आप मुझे दिल से अपना नहीं सकते? दिल से अपनाऊंगी, और तुझे चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुझ जैसी 2 टके की सड़क छाप लड़की को कभी अपना बहू मान नहीं सकती। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मुझसे दूर रहो और चले जाओ यहाँ से। सुमित्रा और रागिनी की सारी बातें आलोक सुन लेते हैं। सुमित्रा, तुम रागिनी से कैसे बात कर रहे हो? मैं तो सोचा था कि तुम अपनी नाराजगी भूल चुकी हो और रागिनी को दिल से अपना बहू मान चुकी हो, लेकिन तुम अभी भी उस पर नाराज हो। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो सुमित्रा। आप हमारे बीच में ना आएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। आप इसको अपना बहू मानते होंगे, लेकिन मैं इसे कभी स्वीकार नहीं कर सकती। इसलिए आप अपनी लाडली बहू को कह दीजिए कि वो मुझसे दूर रहे, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। समझे आप? इतना कहकर सुमित्रा वहाँ से चली जाती है। रागिनी बेटा, तुम सुमित्रा की बातों को दिल पे ना लेना, बुरा मत मानना, उसको थोड़ा सा समय दो। मेरा मन कह रहा है कि वो एक दिन तुम्हें जरूर अपनाएगी। जी पापा जी, माँ जी की बातों का मुझे बुरा नहीं लगा। वो मेरी माँ जैसी है और माँ की बातों का बेटी कैसे बुरा मान सकती है। मैं तो बस यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि माँ जी की नाराजगी जल्दी से खत्म हो जाए और वो मुझे दिल से अपना बहू मान ले। और एक बात पापा जी, आज जो कुछ भी हुआ मेरे और माँ जी के बीच, इस बारे में अमर जी को कुछ भी पता चलना नहीं चाहिए, वरना उन्हें दुख पहुंचेगा और मैं उन्हें दुखी नहीं देख सकती। ठीक है रागिनी बेटा, मैं अमर को कुछ नहीं कहूँगा। शाम होने पर जब अमर हॉस्पिटल से घर आता है, तब वो रागिनी से पूछता है, रागिनी, आज तुम्हारे माँ को खुश करने का मिशन कैसा रहा? माँ केसर वाली दूध पीकर खुश हुई ना? उनका नाराजगी थोड़ी सी दूर हुई ना? हाँ अमर जी, माँ जी मेरी हाथ की केसर वाली दूध पीकर बहुत खुश हुए। मुझे लगता है कि माँ जी मुझे बहुत जल्दी अपनाएंगे। चलो अच्छा हुआ, मेरा एक टेंशन तुमने दूर कर दिया। ऐसे ही दिन बीतते गए, लेकिन सुमित्रा का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। वो किसी भी हालात में रागिनी को अपनी बहू स्वीकार नहीं कर पा रही थी, लेकिन रागिनी हमेशा सुमित्रा को खुश करने की कोशिश कर रही थी। उसका हर कोशिश हमेशा नाकामयाब रहता था। सुमित्रा हर छोटी छोटी बात को लेकर रागिनी की ऊपर गुस्सा करती रहती थी, उसको गाली गुलोज करती रहती थी। एक दिन रागिनी साफ सफाई कर रही थी, गलती से उसकी हाथों से सुमित्रा की तस्वीर गिर जाती है और टूट जाती है। टूटने की आवाज सुनकर सुमित्रा वहां पर आ जाती है और रागिनी को एक चांटा मारती है। ए तुमने क्या किया? मेरी कीमती तस्वीर को तोड़ दी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी तस्वीर को हाथ लगाने के लिए? माँ जी, मैं साफ सफाई कर रही थी और गलती से मेरा हाथ लग गया और ये तस्वीर गिर गई। मैंने जानबूझकर आपकी तस्वीर नहीं तोड़ी थी माँ जी। तुम्हें मैं कितनी बार बोला है कि मुझसे दूर रहा करो और मेरी चीजों को हाथ मत लगाओ, लेकिन तुम नहीं मानी।
तुम जैसी छोटी घर की लड़की क्या जाने पैसों की कीमत। पता नहीं किस घड़ी में तू अमर से मिली थी और उसे अपनी जाल में फंसाकर यहाँ आ गई। जी तो करता है कि तुझे अभी और इसी वक्त धक्का मार के यहाँ से भगा दूं, लेकिन अमर और आलोक की वजह से मैं तुझे अब तक बर्दाश्त कर रही हूँ। पता नहीं कब तू हमारी जिंदगी से जाएगी, कुलक्षणी कहीं की। सुमित्रा की ये बात अमर सुनकर बहुत दुखी होता है। माँ, आप रागिनी से एक ऐसी बातें बोल रही हो। अमर, तू 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 यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। आज अगर मैं फाइल लेने घर नहीं आता तो मुझे ये नहीं पता चलता कि आप रागिनी के प्रति ऐसे बिहेव कर रही हो। मुझे तो लगा था कि आप उसे बहू के रूप में स्वीकार कर चुकी हो, लेकिन आज पता चला कि आप रागिनी को पहले की तरह नफरत करती हो। एक तस्वीर क्या टूट गई, आप उसे चांटा मार दिया। और तुम रागिनी मुझे हमेशा झूठ बोल रही थी कि माँ और तुम्हारे बीच अब सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। क्यों रागिनी, तुम मुझसे झूठ क्यों बोली? अमर जी, मैं आपको दुखी देखना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं आपसे झूठ बोली थी। अब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब मैं जो कहूँगा तुम वो करोगी रागिनी। आज और इसी वक्त हम ये घर छोड़कर जाएंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? ये हमारा घर है, ये हमारा परिवार है। हम हमारे परिवार को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? जिनको तुम अपना परिवार बोल रही हो वो तुम्हें अपने परिवार के सदस्य नहीं मान रहे हैं, तो इस परिवार में रहने का फायदा क्या है? जहाँ तुम्हारी मान सम्मान ना हो उस घर में मैं रहना नहीं चाहता। माँ, आपको हमेशा आपकी पैसा और स्टेटस प्यारा है ना, इसलिए आप हमेशा रागिनी का मजाक उड़ाते हो। उसे इस घर में बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, उसे इस घर से धक्का मार के निकालना चाहते हो। देखो, भगवान ने आपकी ये इच्छा भी पूरी कर दी। आज रागिनी के साथ साथ मैं भी ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। तू इस 2 टके की लड़की के लिए अपनी माँ और इस घर को छोड़ के जाना चाहता है अमर? हाँ, मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि जिसको आप 2 टके की लड़की बोल रही हो वो मेरी पत्नी है और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। उसने तो हमेशा यही कोशिश कर रही थी कि आपकी और उसके बीच सब कुछ ठीक हो जाए और आप उसे अपना लो, बहू के रूप में स्वीकार कर लो, लेकिन आप हमेशा अपने जिद में अड़े रहे। इसलिए आज आप बहू के साथ साथ अपने बेटा को भी हमेशा हमेशा के लिए खो दिए। रागिनी, चलो यहाँ से। अमर जी, आप अब गुस्से में हैं। पापा जी भी अब घर पर नहीं है। अगर हम अभी घर छोड़कर जाएंगे तो पापा जी को बुरा लगेगा। एक बार पापा जी को आने दो, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। पापा जब आएंगे वो खुद ब खुद सब समझ जाएंगे। तुम सामान पैक करो। अमर जी, मेरी बात तो सुनिए। रागिनी, मैं कहा ना बैग पैक करो। उसके बाद रागिनी बैग पैक करती है। तब सुमित्रा वहाँ आती है। अमर, एक बार फिर सोच ले। अगर तू इस घर को छोड़कर गया तो ये घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अपनी माँ की बातों का अमर कुछ जवाब नहीं देता है और रागिनी को लेकर घर से चला जाता है और एक भाड़े की घर में रहता है। 2 दिन के बाद आलोक जब अपना काम खत्म करके दिल्ली से घर आते हैं तो वो रागिनी और अमर को घर में ना देखकर सुमित्रा को पूछते हैं। सुमित्रा, अमर और रागिनी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे। अमर और रागिनी घर में नहीं है। घर में नहीं है तो कहीं बाहर गए हुए हैं? जी, वो दोनों। क्या जीओ लगा रखी हो सुमित्रा? बोलो ना, कहाँ है अमर और रागिनी? सुमित्रा आलोक की सवालों का कुछ जवाब नहीं देती है। अरे, मैं कितनी देर से तुम्हें पूछ रहा हूँ कि अमर और रागिनी कहाँ है और तुम चुपचाप बैठी हो। बोलो कि वो दोनों कहाँ है? वो दोनों घर छोड़कर चले गए हैं, हमेशा हमेशा के लिए। क्या कहा तुमने? अमर और रागिनी घर छोड़कर चले गए हैं? लेकिन क्यों? आपकी वो लाडली बहू रागिनी की वजह से अमर ने हम सबको और इस घर को छोड़कर चला गया। वो 2 टके की लड़की अपनी औकात दिखा दी, हमारे बेटे को हमसे दूर कर दिया। अमर और रागिनी ऐसे कैसे घर छोड़कर चले गए? उनके घर छोड़ जाने के पीछे सुमित्रा का हाथ तो नहीं है? मुझे पता लगाना पड़ेगा। ऐसे सोचकर आलोक वहाँ से जा रहे थे। तभी सुमित्रा बोलती है, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं आता हूँ। ऐसे कहकर आलोक वहाँ से चले जाते हैं और वो सीधे अमर से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं। अमर आलोक को देखकर खुश हो जाता है और बोलता है, पापा, आप यहाँ दिल्ली से कब आए? मैं आज ही दिल्ली से आया और आते ही मुझे जानने को मिला कि तुम और रागिनी घर छोड़कर चले गए हो। मैं जानता हूँ इसके पीछे सुमित्रा की हाथ होगा, लेकिन बेटा,
तुझे इस तरह से घर छोड़ के जाना नहीं चाहिए था। पापा, मैं जानता हूँ घर छोड़ने की वजह से आप मुझ पर नाराज हो और दुखी भी हो, लेकिन मैं क्या करता। जब मैं खुद माँ को रागिनी के ऊपर अन्याय करते हुए देखा तो मैं सह नहीं पाया और रागिनी को लेकर चला आया। उसके बाद अमर आलोक को सारी बातें बताता है। पापा, आप ही बताइए कि मैं ऐसी हालत में क्या करता। मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। उस घर में माँ रागिनी के प्रति रोज बुरी बर्ताव कर रही थी और रागिनी किसी को भी कुछ ना कहकर चुपचाप सह रही थी। एक तस्वीर क्या टूट गई, माँ ने तो रागिनी के ऊपर हाथ ही उठा लिया। इसलिए मैंने वो घर छोड़ दिया। पापा, तुम्हें जो ठीक लगा तुमने वही किया, लेकिन तुमने जरा ये भी नहीं सोचा कि उस घर में तुम्हारा पापा भी रहते हैं। अपनी माँ से नाराज होकर घर छोड़ने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे भी इस बारे में बताना चाहिए। मेरी बहू को एक भाड़े के घर में लेकर रखा है। मैं वर्षों से इतना पैसा कमाया, इतना बड़ा घर बनाया, क्यों? किसके लिए? मेरे बच्चों के लिए। लेकिन तुम मेरे घर की लक्ष्मी को लेकर भाड़े में घर में रहते हो। अमर, तुम रागिनी को लेकर आओ मेरे साथ, घर लौट चलो। मैं सुमित्रा से बात कर लूंगा। नहीं पापा, मैं अब उस घर में वापस कभी नहीं जाऊंगा। आप मुझे फोर्स मत कीजिए पापा। जिस घर में मेरी पत्नी की मान सम्मान ना हो, उस घर में मैं या तो फिर रागिनी कोई नहीं रहेगा। मुझे आप माफ कर दीजिए पापा, मैं घर में वापस नहीं जाऊंगा। ये बात सुनकर आलोक बहुत दुखी होते हैं और कहते हैं, ठीक है अमर, जैसी तेरी मर्जी। तुझे जो ठीक लगता है तू वही कर। मैं अब चलता हूँ। उसके बाद आलोक हॉस्पिटल से घर आ जाते हैं। आप आ गए? कहाँ गए थे? मैं अमर से मिलने हॉस्पिटल गया था। क्यों गए थे आप उसके पास? सुमित्रा, अमर मेरा बेटा है और मेरे बेटे से मिलने में कभी भी और कहीं पर जा सकता हूँ। उसके लिए मुझे तुम्हें पूछने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उसके पास गया था, उसे और अग्नि को घर वापस लाने को, लेकिन अमर घर आने से मना कर दिया। मैं जानती थी कि अमर घर वापस नहीं आएगा, क्योंकि उसके दिमाग में तो अब बस रागिनी का भूत सवार है। उस रागिनी की वजह से तो अमर एक घर छोड़कर गया है। घर छोड़ने से पहले उसे ये भी ख्याल नहीं आया कि उसकी माँ पापा की उसकी बिना क्या हालत होगा। उसे तो बस अब वो 2 टके की लड़की रागिनी की चिंता है। हमारी चिंता वो क्यों करेगा? इसलिए मैं आपसे बोल देती हूँ, आज के बाद से आप अमर और रागिनी से मिलने की कोशिश कभी मत करना। वो दोनों हमारे लिए अब मर चुके हैं। हमारा अब बस एक ही बेटा है और वो है निखिल। तुम चुप करो सुमित्रा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अमर के बारे में ऐसे बात बोलने का? अमर एक घर छोड़कर गया है सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से ही मेरा घर टूटा है। मेरा बेटा, मेरा बहू इस घर से चले गए और तुम कैसी माँ हो? माँ के नाम पर तुम एक कलंक हो। चले जाओ मेरे नजर के सामने से। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। मेरे सामने तुम कभी मत आना। चले जाओ यहाँ से। गुस्से से चिल्लाने के कारण आलोक का सर चकराने लगता है और वो नीचे गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। आलोक, क्या हुआ आपको? आंखें खोलिए आलोक, आंखें खोलिए। उसके बाद सुमित्रा अपनी छोटे बेटे निखिल को फोन करती है। हेलो निखिल, तेरे पापा अचानक से गिरकर बेहोश हो गए हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू जल्दी से घर आ जा बेटा। ठीक है माँ, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। बीपी हाई होने के वजह से आलोक जी को चक्कर आया होगा। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, उन्हें कुछ समय के अंदर होश आ जाएगा। तब तक हम बाहर वेट करते हैं। कुछ समय के बाद आलोक को होश आता है। होश आने के बाद आलोक महसूस करते हैं कि उनका पैर उठ नहीं पा रहा है। वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहा है। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं अपने पैरों को मूव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? सुमित्रा, मैं चल नहीं पा रहा हूँ। आप उठने की कोशिश कीजिए। नहीं सुमित्रा, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। निखिल, डॉक्टर सर, जल्दी आइए। डॉक्टर, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। मुझे क्या हो गया डॉक्टर? डॉक्टर आलोक के पैर चेक करते हैं और कहते हैं, आलोक जी को अभी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। हमें उनकी पैरों का एक्सरे कराना पड़ेगा। रिपोर्ट आने के बाद फिर मैं कुछ कह सकता हूँ। ठीक है डॉक्टर, मैं अभी पापा को लेकर हॉस्पिटल आता हूँ। उसके बाद डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। निखिल आलोक को हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। डॉक्टर आलोक की पैरों का एक्सरे निकालते हैं। माँ, मुझे लगता है कि हमें अमर भैया को पापा के बारे में बोलना चाहिए। वो एक डॉक्टर है, वो ये सब अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे। नहीं,
अमर को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। वो हमारा अब कुछ नहीं लगता। अगर तुझसे कुछ होता है तो तू कर, वरना मैं तेरी पापा की ख्याल अच्छी तरह से रख पाऊंगी। समझे तुम? आप तो नाराज हो गए माँ। मैं कब कहा कि पापा का मैं ख्याल नहीं रखूंगा। मैं तो बस यही चाहता था कि अमर भैया को पापा के बारे में बता देना चाहिए, वरना बाद में उनको बुरा लग सकता है। उसको बुरा लगता है तो लगने दो, हमें क्या। जिस दिन वो घर छोड़कर गया उस दिन से वो हमारे लिए मर चुका है। हमारा उसके साथ अब कोई रिश्ता नहीं है। ये बात मैं आलोक को भी बोल चुकी हूँ और अब तुम्हें बता रही हूँ। ध्यान रखना मेरी बातों को। इतने में डॉक्टर वहाँ पर आते हैं। देखिए, रिपोर्ट आ गई है। आलोक जी को पैरालिसिस की अटैक हुआ है, जिसकी वजह से वो अब चल नहीं पा रहे हैं। क्या? वो कब ठीक होंगे डॉक्टर? कुछ कह नहीं सकते। अगर भगवान ने चाहा तो वो 1 महीने के अंदर ठीक हो सकते हैं, या तो फिर सालों लग सकता है। मैं कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ, आप कंटिन्यू कीजिए और आप उन्हें घर ले जाइए। उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और डॉक्टर के कहने पर आलोक जी को घर लिया जाता है। उधर अमर उदास होकर चुपचाप बैठा था। तब रागिनी वहाँ पर आती है। अमर जी, क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हैं? रागिनी, आज सुबह पापा मुझसे मिलने हॉस्पिटल आए थे। हम दोनों के घर छोड़ने की वजह से वो बहुत दुखी थे और वो हम दोनों को साथ में घर ले जाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन मैंने घर जाने के लिए उन्हें मना कर दिया। ये बात सुनकर पापा को बहुत बुरा लगा और वो हॉस्पिटल से चले गए। पापा हॉस्पिटल से जाने के बाद से पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि घर में कुछ गलत हुआ है। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे कि पापा को कोई मुसीबत आया हो, इसलिए मुझे उनकी चिंता हो रहा है। अमर जी, ये आपकी बहम है। पापा जी बिल्कुल ठीक होंगे। आप एक काम क्यों नहीं करते? आप पापा जी को कॉल करके उनसे बात कर लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। तुम ठीक कर रही हो, मैं अभी पापा को कॉल करता हूँ। ऐसे कहकर अमर आलोक को फोन करता है। तभी आलोक सो रहे थे, इसलिए सुमित्रा फोन उठाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आलोक को फोन करने की? माँ, पापा ठीक तो है ना? पता नहीं क्यों आज मुझे उनके बारे में बुरा ख्याल आ रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पापा ठीक नहीं है। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है आलोक और किसी और के बारे में जानने की। आज के बाद से तुम आलोक और हम में से किसी को भी फोन कभी नहीं करोगे। जब से तुम यहाँ से गए हो उस दिन से तुम हम सबके लिए मर चुके हो, इसलिए आइंदा हम लोगों से फिर से रिश्ता जोड़ने की कभी कोशिश मत करना। इतना कहकर सुमित्रा फोन काट देती है। माँ सुनिए तो। माँ, क्या हुआ अमर जी, आप दुखी क्यों हो गए? पापा का फोन माँ उठाई थी। माँ अभी भी गुस्से में है और मुझे कहा कि पापा और किसी को और कभी भी फोन मत करना। उन्होंने ये भी कहा कि हम दोनों उनके लिए मर चुके हैं। आई एम सॉरी अमर जी, मेरी वजह से आपको घर छोड़ना पड़ा। अपने माँ पापा भाई को छोड़कर यहाँ भाड़े के घर में रहना पड़ रहा है। मुझे माफ कर दीजिए। अगर मुझे पहले से पता होता कि आपसे शादी करके ये सब होगा तो मैं आपसे शादी कभी नहीं करती, मना कर देती शादी के लिए। खामोखा मेरी वजह से आपको तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। मैं ही सबकी गुनहगार हूँ अमर जी, मैं ही गुनहगार हूँ। तुम अपने आप को गुनहगार मत समझो रागिनी। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैं अपने माँ पापा से दूर हूँ, लेकिन मेरे मन में उनके लिए प्यार और सम्मान हमेशा है, इसलिए तुम चिंता मत करो। ऐसे ही दिन बीतता गया। 1 साल के बाद रागिनी एक बेटी को जन्म देती है। वो उसका नाम रिया रखती है। बेटी को पाकर अमर और रागिनी बहुत खुश थे। अमर जी, आपको नहीं लगता कि हमें बेटी होने के बारे में माँ और पापा जी को बताना चाहिए? हाँ, मुझे भी लगता है कि माँ और पापा को बताना चाहिए, लेकिन माँ तो हमेशा नाराज है। उन्होंने मना किया है मुझे घर आने के लिए। ऐसे में मैं कैसे जाऊँ? तब माँ जी हमसे नाराज थी, इसलिए वो आपको घर आने के लिए मना किए थे। लेकिन अब जब उन्हें पता चलेगा कि हमारा एक बेटी हुई है और वो दादी बन गए हैं, तब वो जरूर खुश होंगे। और मेरा दिल कहता है कि उनकी नाराजगी भी दूर हो जाएगी और वो हमें फिर से घर बुलाएंगे। काश कि तुम जो कह रही हो ऐसा ही हो। मैं आज ही माँ पापा से मिलने जाऊंगा और उन्हें दादा दादी बनने का खुश खबर देकर आऊंगा। इतना कहकर अमर अपने माँ पापा के घर जाता है। तब सुमित्रा गार्डन में बैठी थी।
अमर को देखकर वो गुस्से से बोलती है। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें मना किया था ना मेरे घर आने को, तो फिर क्यों आए? माँ, आप मुझसे अब तक नाराज हो? मुझे तू माँ मत बोल, तेरी मुंह से माँ शब्द अच्छा नहीं लगता। जा, चला जा यहाँ से। माँ, पापा कहाँ है? मैं आपको और पापा को एक खुशखबर देने के लिए आया था। माँ, आप दादी बन गए हो। रागिनी और मेरी एक बेटी हुई है, कल ही हुई है। रागिनी और मैंने सोचा कि आपको और पापा को एक खुशखबर दे दें। ऐसे पापा दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप पापा को बुलाओ ना माँ। तेरे पापा तुझसे मिलना नहीं चाहते, वो तुझे नफरत करते हैं। तू क्या समझता है, दादा दादी होने की खुशी में हम तेरी बेटी और रागिनी को अपना लेंगे? कभी नहीं। मैं रागिनी और उसकी बेटी को कभी अपना नहीं सकती। और ऐसे भी रागिनी ने कौन सा ऐसा बड़ा काम कर दिया कि मैं उसे माफ करके उसे अपना लूं? जन्म तो उसने एक बेटी को दी है ना, बेटा तो पैदा नहीं की है ना वो, जिसके कारण मैं खुश होकर उसे अपना लूं। तू जा यहाँ से। हमारे दिल में तेरे लिए, तेरी बेबी के लिए और तेरी बेटी के लिए कोई प्यार और हमदर्दी नहीं है। जा, चला जा यहाँ से। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर अमर दुखी मन से चुपचाप वहाँ से चला जाता है और घर आकर रागिनी से सब कुछ बोलता है। सारी बातें सुनकर रागिनी दुखी हो जाती है। रागिनी, माँ और पापा हमें नफरत करते हैं, उनके लिए हम मर चुके हैं। ये बात सुनकर रागिनी रोने लगती है। ऐसे ही दिन बीतता जाता है। सुमित्रा अपनी छोटे बेटे निखिल की शादी अपनी हैसियत की हिसाब से एक बड़े घर की लड़की से करवाती है। वो लड़की का नाम काव्या थी। शादी में सुमित्रा अमर और रागिनी को नहीं बुलाई थी। अमर और रागिनी को ये भी नहीं पता था कि निखिल की शादी हो रही है। समय बीतने के साथ साथ सुमित्रा और आलोक की जिंदगी में तूफान आने लगा। छोटी बहू काव्या शादी करके घर आने के बाद उन दोनों की जिंदगी नर्क कर दी। वो अपनी सास ससुर की बात नहीं मानती थी और ना ही उनकी ख्याल रखती थी। वो छोटी छोटी बातों को लेकर सुमित्रा से झगड़ा करती रहती थी। निखिल भी अपनी बीबी की बात मानकर उसकी सपोर्ट में रहता था और सुमित्रा और आलोक को उल्टी सीधी बातें बोलता था। निखिल जान चुका था कि आलोक और सुमित्रा की उसके अलावा और कोई सहारा नहीं है, इसलिए वो इस बात का फायदा उठाने लगा था और अपने माँ पापा को बहुत परेशान करता था। यहाँ तक कि काव्या आलोक और सुमित्रा को अच्छी तरह से खाने के लिए भी नहीं दे रही थी और ना ही आलोक के लिए मेडिसिन ला रही थी। बोलने पर काव्या सुमित्रा के ऊपर हाथ उठाने लगी थी। इस सब के कारण आलोक और सुमित्रा को बहुत दुखों का सामना करना पड़ता था और ऊपर से आलोक की तबीयत खराब होने के कारण बिजनेस दिन ब दिन डाउन हो रही थी। निखिल काव्या की बातों में आकर कंपनी की शेयर बेचने लगा था। इस सब की वजह से आलोक और सुमित्रा बहुत दुखी और परेशान रहते थे। देखा सुमित्रा, अमर और रागिनी इस घर से जाने के बाद से हमारा घर कैसे नर्क में बदल गया। मुझे पैरालिसिस अटैक हो गया, जिसकी वजह से मैं चल नहीं पा रहा हूँ। मेरा बिजनेस डाउन हो गया। हमें ठीक से 2 वक्त की खाना भी नहीं मिल पा रहा है। सब कुछ बर्बाद होने लगा है। इस घर में मैं एक पल भी रहना मुश्किल हो गया है। मेरी रागिनी मेरे घर की लक्ष्मी थी और तुम्हारी वजह से मेरी लक्ष्मी दुखी होकर इस घर से चली गई, जिसकी जाने से इस घर की सुख चैन सब चला गया। अब तो एक घर में रहने का मुश्किल हो रहा है। आप सही बोल रहे हैं। अमर और रागिनी जब से इस घर में थे तब ये घर कितना अच्छा था। मेरी वजह से सब कुछ खत्म हो गया। आप जानते हैं, कुछ महीने पहले अमर यहाँ आया था खुश खबर देने के लिए कि हम दोनों दादा दादी बन गए हैं और उसकी एक बेटी हुई है, लेकिन मैं ही उसे बुरा भला कहकर यहाँ से जाने के लिए बोला। मेरी वजह से इस घर की सारी खुशियां चली गई। आलोक, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अभी भी देर नहीं हुई है सुमित्रा। हमारा अमर सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर है। एक बार तुम उसे कॉल करके बात करो, वो यहाँ दौड़ा चला आएगा। वो हमेशा हमसे बहुत प्यार करता है सुमित्रा। किस मुंह से अमर को मैं कॉल करूं आलोक?
मैंने तो उसके साथ और रागिनी के साथ बहुत गलत किया है। मैं तो उनकी बेटी को भी नहीं छोड़ा। अमर को उसकी फूल जैसी बेटी के बारे में भी उल्टी सीधी बातें कही। किस मुंह से मैं अमर और रागिनी से बात करूंगी? मुझे तो उन्हें माफी मांगने के भी हिम्मत नहीं हो रही है। अभी हमारे जीवन में जो कुछ भी होगा, हमें वो सब सहना होगा आलोक, सहना होगा। सुमित्रा और आलोक की ये सारी बातें काव्या सुन लेती है और गुस्सा हो जाती है। आहा, अब आपको आपके बड़े बेटे और बहू अच्छे लगने लगे हैं। पहले तो आप उनको ताना मारती रहती थी, आपके लिए वो दोनों बहुत बुरे थे। लेकिन आज क्या हुआ? आप उन दोनों की तारीफ कर रहे हैं। हमारी रोटी खाकर हमको निंदा कर रहे हैं। मेरी पीठ पीछे अपनी बड़े बेटे और बहू की तारीफ कर रहे हैं। अगर आप दोनों को आपकी बड़े बेटे और बहू इतने प्यारे हैं तो चले क्यों नहीं जाते उनके पास? यहाँ क्यों पड़े हैं मुफ्त की रोटी खाने के लिए? काव्या की बातें सुनकर आलोक और सुमित्रा फिर से दुखी होते हैं। एक दिन अमर जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर था, उस हॉस्पिटल को आलोक की एक पड़ोसी आए थे चेकअप करने के लिए। अमर उन्हें देखकर पूछा, अंकल नमस्ते, आप यहाँ? अमर, मैं यहाँ चेकअप करने आया था। अंकल, घर में माँ पापा कैसे हैं? आप उनके बारे में कुछ जानते हैं? मैं तुम्हें क्या बताऊं अमर, कि आलोक और भाभी जी के ऊपर क्या जुल्म हो रहा है। जुल्म हो रहा है? कैसा जुल्म? बताइए अंकल। अमर, तू और रागिनी घर छोड़ने के बाद आलोक को अचानक से पैरालिसिस का अटैक आया, जिसकी वजह से वो अब चल नहीं पा रहा है। तुझे शायद ये भी पता है कि निखिल का शादी हो चुका है। सुमित्रा भाभी ने निखिल की शादी अपनी हैसियत के बराबर एक अमीर घर की लड़की काव्या से करवा दिया। काव्या बहू आने के बाद से आलोक और सुमित्रा भाभी की जिंदगी नर्क बना दिया है। उन्हें ठीक से 2 वक्त के खाने के लिए भी नहीं दे रही है। तुम्हारी घर से हमेशा काव्या की चिल्लाने की आवाज आती रहती है। निखिल भी अपनी बीबी के साथ देकर आलोक और भाभी जी को उल्टी सीधी बात करता रहता है। मैं एक दिन गया था आलोक से मिलने, लेकिन निखिल और काव्या ने मिलकर मेरी बेइज्जती की और घर से निकाल जाने के लिए बोला। ये बात सुनकर अमर को बहुत दुख हुआ। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन माँ पापा ने मुझे कुछ भी नहीं बोले। शायद कुछ मजबूरी होगी उनकी। अच्छा अमर, मैं अब आता हूँ। इतना कहकर आलोक के पड़ोसी वहाँ से चले जाते हैं। शाम होने पर अमर घर आता है और रागिनी से सब कुछ बोलता है। मैं अब क्या करूँ रागिनी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ पापा मुझसे नाराज है, ऐसे में मैं क्या करूँ? अमर जी, आप माँ और पापा को जाकर यहाँ ले आइए। उन्हें इस वक्त हमारी जरूरत है। आप देर मत कीजिए, आज ही घर जाकर माँ पापा को यहाँ ले आइए। वो दोनों अब से हमारे पास रहेंगे, हम सब साथ साथ रहेंगे। थैंक यू रागिनी, मुझे समझने के लिए। उसके बाद अमर अपनी माँ पापा के घर जाता है। तब काव्या और निखिल घर पर नहीं थे। अमर को देखकर आलोक और सुमित्रा रोने लगते हैं। माँ पापा, इतना सब कुछ हो गया और आप दोनों ने मुझे बताना ठीक नहीं समझा। क्या मैं आपके लिए इतना पराया हो गया था? नहीं अमर बेटा, ऐसा मत कह। मैं कैसे तुझे बताती? तुझे और रागिनी की सामना करने की मेरी हिम्मत नहीं थी। रागिनी और तेरे साथ इतना बुरा सुलूक करने के बाद मैं तुझे कैसे बात करती? मुझे तो तुम दोनों से माफी मांगने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। जो भी कुछ हुआ सब कुछ भूल जाओ माँ। आप दोनों अब मेरे साथ चलो मेरे घर। हम आज से वहाँ पर साथ साथ रहेंगे। नहीं बेटा, वहाँ जाऊंगी तो रागिनी मेरी मजाक उड़ाएगी, क्योंकि मैंने कभी उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया। उसे हमेशा गरीबी का ताना देती रही थी। वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी अमर। आप रागिनी को फिर से गलत समझ रही हो माँ। मुझे यहाँ रागिनी ने ही भेजा है आप दोनों को लाने के लिए। उसने ही मुझे कहा कि हम सब साथ में रहेंगे। ये तू क्या कह रहा है? मैं जो भी कह रहा हूँ वो सच है। माँ पापा, चलिए मेरे साथ मेरे घर। माली अंकल, मैं माँ पापा को साथ में लेकर जा रहा हूँ। निखिल जब घर आएगा उसे बता दीजिए। उसके बाद अमर आलोक और सुमित्रा को घर लेकर आता है।
रागिनी अपनी सास ससुर को देखकर खुश हो जाती है और उन्हें प्रणाम करती है। ये देखकर सुमित्रा शर्मिंदा होकर रागिनी से माफी मांगती है। रागिनी, मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तुझे समझ नहीं पाई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटी। मैं तेरे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए तू मुझे माफ कर दे मुझे। माँ जी, आप मुझे माफी मत मांगिए। माँ कभी अपनी बेटी के सामने माफी मांगती है क्या? जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए। मेरे मन में आपके लिए कोई नाराजगी नहीं है। ये बात सुनकर सुमित्रा रागिनी को गले लगा देती है और पोती को गोद में लेकर ढेर सारा प्यार करती है। उधर निखिल और काव्या जब घर पहुंचते हैं तब माली काका उन्हें सब कुछ बताते हैं। ये बात सुनकर निखिल गुस्सा होकर अमर के घर जाता है और अमर से बोलता है, भैया आपका हिम्मत कैसे हुआ माँ पापा को यहाँ लाने के लिए? वो मेरे साथ थे और वहाँ रहेंगे। आप उनके लिए मर चुके हो तो क्यों ऐसे झूठे रिश्ता निभाने के लिए उन्हें यहाँ लेकर आए हो? आपको दिखावा करने का कोई जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर सुमित्रा गुस्से में आकर निखिल को एक चांटा मारती है। क्या कहा तुमने? अमर हमारे लिए मर चुका है? वो हमसे झूठा रिश्ता निभा रहा है, दिखावा कर रहा है। झूठा रिश्ता तो तू निभाते आ रहा है निखिल। आज अचानक से तुझे हमारा ख्याल कैसे आने लगा? कहीं तू यहाँ प्रॉपर्टी लेने के लिए तो नहीं आया है? तुझे ये तो नहीं लग रहा है कि आलोक अपनी सारी प्रॉपर्टी अमर के नाम कर दिए हैं? तो तू एक गलत सोच रहा है। आलोक की सारी प्रॉपर्टी अमर तुझे देकर बदले में हम दोनों को यहाँ उसके पास ले आया है। प्रॉपर्टी की पेपर्स घर की मंदिर में रख कर आया है। वो जाकर ले लेना। मेरी अमर के लिए उसकी माँ पापा ही उसकी दौलत है। वो तेरी तरह लालची और दौलत के पीछे भागने वाला नहीं है। चला जा यहाँ से। तुझे अपनी प्रॉपर्टी घर की कंपनी मुबारक। मैं और आलोक आज से अमर और रागिनी के पास रहेंगे। तू जा यहाँ से और काव्या के साथ खुशी से रह। जा, चला जा यहाँ से। उसके बाद निखिल वहाँ से चला जाता है। आलोक और सुमित्रा अमर के पास रहते हैं। रागिनी अपने सास ससुर की ख्याल अच्छी तरह से रखती है। अमर और रागिनी की देखभाल से आलोक पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। ये देखकर आलोक और सुमित्रा बहुत खुश होते हैं। आलोक ठीक होने के बाद एक दिन आलोक और सुमित्रा रागिनी की मायका जाते हैं। सुमित्रा रागिनी की माँ को माफी मांगकर उन्हें अमर के घर ले आते हैं। रागिनी अपनी माँ को अचानक से देखकर बहुत खुश हो जाती है। माँ, आप अचानक से यहाँ? रागिनी बेटा, समदन जी को सुमित्रा और मैं यहाँ लेकर आए हैं। आज से वो यहाँ रहेंगे हमारे साथ। हम सब साथ साथ रहेंगे। ये बात सुनकर रागिनी खुश हो जाती है। थैंक यू पापा जी। थैंक यू माँ जी, मुझे समझने के लिए। तुम्हारे वजह से तो हमें इतनी सारी खुशियाँ मिल रही है रागिनी। थैंक यू तो हमें तुम्हें कहना चाहिए, क्यों सुमित्रा? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं आलोक। समदन जी, रागिनी जैसी बहू तो किस्मत वालों को ही मिलती है। मैं बहुत घमंडी थी। दौलत की वजह से रागिनी को समझ नहीं पा रही थी, लेकिन अब मेरी आंखें खुल चुकी है। मैं अब रागिनी को ठीक तरह से पहचान सकती हूँ। इसलिए सबकी खुशी के लिए और खास करके रागिनी की खुशी के लिए आपको यहाँ हमारे साथ रहना होगा। मना मत कीजिए। आलोक और सुमित्रा की इतना कहने पर रागिनी की माँ अमर के घर रहने को राजी होती है और सब खुशी से साथ साथ रहने लगते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और हाँ दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।